साहित्य कला परिषद रंगमंडल की प्रस्तुति अन्वेषक। प्रताप सहगल द्वारा लिखित इस नाटक का निर्देशन किया है सतीश आनंद ने। पिछले 3 दशकों से हिंदी रंगमंच से जुड़े रहे हैं सतीश आनंद। बिहार संगीत नाटक अकादमी के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अन्य पुरस्कारों के अतिरिक्त 2002 में संगीत नाटक अकादमी तथा 2003 में साहित्य कला परिषद के परिषद सम्मान से इन्हें अलंकृत किया गया। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक अन्वेषक। इसकी अवधि है 1 घंटा 45 मिनट। पोषक जन को रंग कर्म आपूरित मन को नाट्य संस्कृति पोषक जन को रंग कर्म आपूरित मन को तूफानों में अड़े हुओं को है प्रणाम हमारा। जय 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 रंगमंच हमारा, जय 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 रंगमंच हमारा, जय 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 रंगमंच हमारा। जीवन जुड़ता तिनका तिनका, मन महान है आज भी जिनका। जीवन जुड़ता तिनका तिनका, मन महान है आज भी जिनका। आदर्शों के पले हुओं को है प्रणाम हमारा। जय 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 रंगमंच हमारा, जय 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 रंगमंच हमारा, जय 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 रंगमंच हमारा। मंच है जीवन, मंच है दुविधा, मंच लड़ाई, मंच है सुविधा। मंच है जीवन, मंच है दुविधा, मंच लड़ाई, मंच है सुविधा। मंच की अविरल रंग धारा को, मंच की अविरल रंग धारा को है प्रणाम हमारा। जय 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 रंगमंच हमारा, जय 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 रंगमंच हमारा, जय 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 रंगमंच हमारा। जय
प्रार्थना कर रहा था। मैं भी। मैं मन सजा रहा था। मैं भी। मैं शंख बजा रहा था। मैं भी। मैं गोबर खा रहा था। मैं भी। तुम नहीं कर सकते हो। गोबर 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 गोबर। तुम करो। बताओ क्या होने वाला है? अरे पगली, ये संगीत कार्य नहीं समझी? कोई बारात जा रही होगी। मूर्ख। क्या कहा? नहीं 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 नहीं, मैं हूँ ना मूर्ख। हाँ अब ठीक है, बोलो भी। चलो तुम बताओ। आरती? वो तो हो चुकी। तो फिर नाटक होगा। देर से सही, पर ठीक तो समझी। कालिदास का नाटक है। ओहो, अब कालिदास का युग नहीं है। तो भास का होगा। वो भी नहीं। तब तो महान राकेश का होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो फिर नाटक आया कहाँ से? मूर्खानंद। अरे वाह, नाटक का नाम तो बड़ा अच्छा है। अरे नाटक नहीं, तुम। क्या कहा? मेरा मतलब भी समझो। पहले अपने शब्द वापस लो। ले लेता हूँ, पर होगी तुम वहीं। और तुम भी। अब बताओ भी क्या होने वाला है? ये नए नाटककार का नया नाटक है। हाँ, नया नाटक है। अरे 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 अरे, कहाँ चली? नए नाटककार के नाटक में हमारा क्या काम? चलो चलो, तुम भी चलो। अरे रुको भी, ये भद्रचंद क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो समझी थी कोई क्लासिक होने वाला। हाँ, पर देखो तो सही। तुम देखो, मैं जा रही हूँ। ऐ नटी जी, क्यों मेरा बंडल भाग करने पर तुली हो? तनिक रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मेरे जीवन में मुगलाई खिलाऊंगा। मुगले? हाँ। तुम ठीक है, बोलो। ये नाटक है अन्वेषण। नाम तो ठीक है, संस्कृत का लगता है। पर नाटक हिंदी में ही है। हिंदी में नया नाटक? क्यों, हिंदी में नया नाटक नहीं हो सकता? अरे मोहन, राकेश के बाद हिंदी में नया नाटक और मैं नहीं कहूँ। ऐसा किस बेवकूफ ने कहा? बता दो। हाँ बता दो। तुमने क्या कहा? भूल गए, उस दिन तुम भी तो सेमिनार में स्टाइल ठगते हुए बोल रहे थे। क्या? यही कि मोहन राकेश के बाद हिंदी में अच्छे नाटककारों की कमी हो गई है। इसलिए मैं बांग्ला, कन्नड़, मराठी नाटकों को हिंदी में मंचित करता हूँ। और दूर उपन्यासों का मंचित, कहानी का मंचित और कविताओं का मंचित। अरे अरे मेरी माँ, क्यों मेरी पोल खोल रही हो? सेमिनार में धाक जमाने के लिए ऐसी बात बोलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब तक ऐसा ना बोलो तो ये अखबार वाले, समीक्षक और मीडिया वाले तक ध्यान नहीं देते, समझी? हाँ समझी। लेकिन ये वाकई में अच्छा नाटक है। ठीक है, समझ गई। कौन है इसका नायक, खलनायक, विदूषक और क्या है इसका काल? जल्दी बताओ ना। तुम संस्कृत नाटक से आगे बढ़ नहीं सकती। कहना क्या चाहते हो? तुम बेकार में बात बढ़ा रही हो। आगे ही देर हो गई है। मुझे अभी अपने पात्र का मेकअप भी करना है, और तुम भी तो अभी तक तैयार नहीं हुई। हाँ? आज नाटक में अपने करना है कि नहीं? अरे वाह, करना क्यों नहीं है? अच्छा पूछो, तुम कुछ पूछ रहे थे। आर्यभट्ट का नाम सुना है? आर्यभट्ट? हाँ आर्यभट्ट। हाँ सुना है। आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय। हाँ, ये आर्यभट्ट प्रथम के जीवन काल से जुड़ा हुआ है। यानी 5वीं शताब्दी का अंतिम चरण, सम्राट बुद्धगुप्त का शासनकाल। सभा की कार्यवाही आरंभ की जाए। सम्राट, आज का विषय है हूणों के आक्रमण की आशंका। हूणों के संबंध में क्या समाचार है? सम्राट, हमें अपने गुप्तचरों से सूचना मिली है कि हूण जाति के लोग गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण के लिए पुनः तत्पर हो रहे हैं। यह तो चिंता का विषय है। महामात्य, हूणों की विफलता के लिए आपने कौन से उपाय किए? सेनापति को सावधान कर दिया गया है सम्राट। नहीं नहीं महामात्य, नहीं। सेना को सावधान कर देना ही पर्याप्त नहीं है, प्रजा को भी सावधान करना आवश्यक है। सम्राट,
पिछली बार सम्राट के पराक्रम ने हूण आग में विफल कर दिया था। प्रजा के सहयोग की भूमिका को भुलाना नहीं चाहिए। अव्यवस्था ना हो इसीलिए प्रजा को सावधान नहीं किया गया सम्राट। सम्राट हमें अन्न के भंडार की स्थिति भी देख लेनी चाहिए। अमात्य देववर्मा। सम्राट, अन्न का प्रचुर भंडार है हमारे पास। तब तो अव्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों अमात्य देववर्मा? मेरे मत से प्रजा को सावधान कर दिया जाए। अचानक आक्रमण की सूचना मिलने पर प्रजा का मनोबल टूट भी सकता है। महामात्य, अन्न का हमारे पास भरपूर भंडार है, अस्त्र शस्त्र का अभाव नहीं। तब प्रजा को समय से पूर्व सूचित करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सभासदों का क्या मत है? सम्राट मेरे अपराध विचार से क्षमा हो यदि- सम्राट। आचार्य आर्यभट्ट आपसे मिलना चाहते हैं। आचार्य को सम्मान पूर्वक सभा में ले आओ। सम्राट, अगर राष्ट्र की सुरक्षा पर पहले चर्चा हो जाती तो। आप तो जानते ही हैं कि हमें कितना स्नेह है आचार्य आर्यभट्ट से। वे हमारे राज्य के अमूल्य रत्न हैं। गुप्त साम्राज्य अमर रहे सम्राट बुद्धगुप्त। आइए आचार्य आर्यभट्ट, प्रणाम। प्रणाम। संभवतः सम्राट किसी मंत्रणा में व्यस्त हैं। हाँ आचार्य, पर आप जिस काम से काम तो महत्वपूर्ण था, पर मैं फिर किस समय उपस्थित हो जाऊंगा। रुकिए महामात्य, क्या हम थोड़े समय के लिए चर्चा को स्थगित कर सकते हैं? चर्चा भी स्थगित की जा सकती है सम्राट, और चाहे तो आचार्य थोड़ी देर प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। वैसे मैंने तो अपनी सम्मति दे दी है। आप सभासदों से मंत्रणा करें और जो भी सम्मति बने उससे हमें अवगत करवाएं। तब तक हम आचार्य से बात कर लेते हैं। जो आज्ञा सम्राट। आइए आचार्य, हम उद्यान में चलते हैं। चलिए। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आचार्य। आप सभी लोग मेरे घर में आइए। अब बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश नहीं, निवेदन। आज्ञा। आप तो जानते ही हैं सम्राट कि मैं पिछले कई वर्षों से अनुसंधान में लगा हूं और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने की संभावना भी दिखाई पड़ती है। अच्छा, लेकिन 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 क्या आचार्य? आप निसंकोच कहिए। गुप्त वंश की परंपरा का अनुसरण करते हुए शिक्षा, संस्कृति और धर्म के विस्तार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर। धनाभाव के कारण वेदशाला बनने रुकी हुई है सम्राट। वेदशाला बनने रुकी हुई है? आपने इसकी सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी? पत्र भिजवाया तो था। पत्र भिजवाया था, पर वो पत्र तो हम तक पहुंचा ही नहीं। ओह, तो ये राज्य कर्मचारियों की उद्दंडता है या फिर किसी की ईर्ष्या? जाने दीजिए, आप अपनी आवश्यकता बताएं। वेदशाला पूरी हो, मैं अपने शोध पूरे कर सकूं, अपने निष्कर्ष समाज को दे सकूं, यही मेरी इच्छा है। आचार्य आर्यभट्ट, गुप्त साम्राज्य आज पहले से शक्तिशाली तो नहीं रहा। हुणों के आक्रमण की आशंका भी निरंतर बनी हुई है। राज्य कर्मचारी कुछ उद्दंड हो रहे हैं और प्रजा से कर प्राप्ति में कमी भी हुई है। ओह, लेकिन शिक्षा और शोध के लिए गुप्त साम्राज्य के कोष में राशि का अभाव नहीं है। मैं आज ही आदेश जारी कर दूंगा। आपकी वेदशाला शीघ्र ही पूरी होगी और हमें शीघ्र ही आपके शोध के परिणाम जानने का अवसर मिलेगा। अवश्य। आपसे एक निवेदन हो रहे हैं आचार्य। कहिए सम्राट। आप तो जानते ही हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का स्थान रिक्त होने वाला है। तो हमारी इच्छा है कि आप नालंदा के कुलपति का पदभार संभालें। लेकिन सम्राट जी कैसे संभव हो सकता है? मुझे कहने में दें आचार्य। मैंने यह भी निर्णय लिया है कि अगर आप चाहें तो राजधानी से थोड़ी ही दूर अग्रहार ग्राम के रूप में कुसुमपुर को स्वीकार करें और अपना शोध कार्य वहीं पूर्ण करें। सम्राट, दोनों कार्यों के साथ न्याय ना हो सकेगा। मुझे अपना शोध पूर्ण करने दें। उसके लिए मैं कुसुमपुर चला जाऊंगा और प्रयोग वेदशाला नहीं करूंगा। विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार अभी नहीं संभाल पाऊंगा, क्षमा करें। जैसी आपकी इच्छा। आप जब भी चाहें इस पद पर आसीन हो सकते हैं आचार्य। धन्यवाद सम्राट। हमेशा औपचारिकता नहीं पड़े रहेंगे। मैं तो जब भी चाहूं आपके पास पहुंच जाता हूं। इससे आप औपचारिकता करिए। हर समय अध्ययन, अध्यापन, शोध, जीवन का अर्थ केवल इतना ही है। सम्राट, मुझे सदा यही अनुभव होता है। अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। ठीक है, जाइए बहुत दूर, और चाहे तो ये दूरी छोटी भी लग सकती है। मैं समझा नहीं।
गणित के प्रकांड विद्वान महान खगोल विद आर्यभट्ट इतना छोटा सा संकेत भी नहीं समझते। साफ साफ कहिए ना। आप ही रहस्य खोल दीजिए। ओह, तो समाचार आप तक भी पहुंच गए? लोक अपवाद राजमहल की सीमा को भी स्वीकार नहीं करते आचार्य। लोक अपवाद? महामाती ने मुझे इसके बारे में संकेत दिया। पर मेरा और केतकी का संबंध वो नहीं जो लोग समझ रहे हैं। हमारे महामाती को अपनी केतकी के लिए इससे अच्छा वर कहां मिलेगा? आप कहना चाहते हैं मैं केतकी से विवाह करूं? क्यों, अभी भी कोई संदेह है? सम्राट, ये औपचारिकता राज्य कक्ष के लिए ही रहने दो। यहाँ पर हम दोनों मित्र हैं। केतकी कुछ दिन पहले गणित की समस्या लेकर मेरे पास आई। हाँ, वो एक सूत्र था जो केतकी ने आप तक पहुंचने के लिए खोजा। तो क्या वो मेरे पास? हाँ, वो आपके प्रति आकर्षित थी। आपकी विद्वत्ता के लिए उसके मन में आदर है। आदर का अर्थ प्रेम तो नहीं होता? आर्यभट्ट, आदर, श्रद्धा, भय किसी न किसी मार्ग से ही पहुंचता है प्रेम। ये सच है बुद्धगुप्त कि केतकी और मेरे बीच कुछ है जिसकी व्याख्या संभव नहीं। ये आपका भ्रम है। भ्रम नहीं है, सच है। ये विडंबना है। जो भी कहे, सच ये है कि हम घंटों बैठकर इस खगोल के रहस्य पर चर्चा करते रहते हैं। अच्छा, तब तो कहते कि आपके शोध में भी सहायक से तो होगी। संभव और आशंका भी। आशंका? हाँ, मेरे अंदर उठता हुआ उद्दाम आवेग, एक तेज ज्वार कहीं हम दोनों को विपरीत दिशा में बहा कर न लेता है। आर्यभट्ट, वास्तविकता यही है जो तुमने अब कहा। हाँ, एक और मेरे अंदर का आवेग, दूसरी ओर वेद शास्त्र, खगोल के रहस्य, गणित के उलझे हुए प्रश्न, इन्हीं के बीच फंसा हो गया। मेरी मानो केतकी से विवाह कर लो। विवाह तो हो चुका मेरा। क्या कह रहे हैं? वेदशाला से। तो दूसरा विवाह कर लो। ये केतकी को कभी स्वीकार नहीं हुआ। आर्यभट्ट, आप उस पिता की मानसिक स्थिति का अनुमान तो लगाइए, जिसकी युवा कन्या को लेकर तरह तरह के अपवाद फैलने की आशंका है। आज के बाद मैं केतकी से नहीं मिला। ये तुम स्वयं को मगर जाने लगता है। मेरे लिए यही उचित है। नदी की धारा के वेग को विपरीत दिशा में ले जाना चाहते हैं। धारा को रोक तो सकता हूँ, धारा किनारे तोड़कर बह निकलेगी। मैं ये नहीं होने दूंगा। मुझे सितारे अपने ओर बुला रहे हैं सम्राट। आकाश में छुपे न जाने कितने हाथ मुझे संकेत दे रहे हैं। आर्यभट्ट, इधर आओ, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ केतकी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चिंतामणि, बोलो चूड़ामणि, कुछ सुना तुमने? यही ना कि सम्राट बुद्धगुप्त ने आर्यभट्ट के सामने नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति पद देने का प्रस्ताव रखा है। सिर्फ इतना ही? और भी कोई बात? हाँ है। क्या बात? ये तो सारा पाटलिपुत्र जानता। अरे बोलो भी। अरे यही आर्यभट्ट और केतकी को लेकर तरह तरह के अपवाद। अच्छा, और फिर तो महामात्य ने भी कुलपति पद के लिए आर्यभट्ट की अनुशंसा की हो। पर तुम्हें ये कैसे पता कि ये पद आर्यभट्ट को देने का प्रस्ताव है? जैसे तुम्हें पता। ओ, तो इसका तात्पर्य तो ये है कि महल के अंदर के समाचार जानने के लिए तुम्हारे गुप्तचर भी सक्रिय हैं। भी से तात्पर्य? अरे तुम स्वयं विद्वान हो। लेकिन चूड़ामणि, जो भी समाचार मिले हैं उससे लगता है कि जैसे सभी ब्राह्मण धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हैं। हाँ, यवन, बौद्ध, जैन सभी जैसे ब्राह्मण धर्म को ही हानि पहुंचाने के लिए अवतरित हुए। अरे वो तो इतिहास। आर्यभट्ट को देखो, इतनी अल्पायु में इतना बड़ा पद। क्या सम्राट को पूरे गुप्त साम्राज्य में और कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला? ये चिंता का विषय है चिंतामणि।
और तुमने तो नालंदा में शिक्षा अर्जित की है, वहीं पर पढ़ा भी रहे हो। फिर भी महाराज की विशिष्ट अनुकंपा का पात्र बना कल का वो छोकरा, वो आर्यभट्ट, और बनेगा महामात्य का जामाता। हाँ, मेरे सामने ही तो वो यहाँ आया था। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि भी है। अरे पर वह का भी तो कुछ सम्मान होना चाहिए। एक से एक प्रकांड विद्वान आचार्य नालंदा में भरे पड़े हैं, फिर भी कुलपति पद का प्रस्ताव जाता है तो आर्यभट्ट को। हाँ, पर गुरु मित्र होने का ये तो अर्थ नहीं है किस तरह का पक्षपात हो। मुझे तो लज्जा आ रही है। अरे ये कल का छोकरा हम जैसे महान विद्वानों पर शासन करेगा। लेकिन चूड़ामणि, मुझे लगता है वो गया। कहां? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो। महाराज ने अग्रहार ग्राम के रूप में कुसुमपुर का सारा प्रदेश आर्यभट्ट को दे दिया है, ताकि अपना अध्ययन और शोध जारी रख सके। शोध? बिना वेदशाला के खगोल में शोध? वेदशाला तो है ना नालंदा में, और उसके विकास के लिए अतुल अनुदान भी दिया गया है। वहीं आके करेगा प्रयोग। पता नहीं क्या करना चाहता है। अरे वो जो भी करेगा होगा हमारे हितों के विपरीत ही, और ये तो मैं तुम्हें आज ही बता सकता हूं। तो हमें महाराज को चलकर समझाना चाहिए। क्या? यही कि जब तक आर्यभट्ट के शोध निष्कर्ष विद्वत समिति से पारित न हो जाए, उन्हें सार्वजनिक रूप से घोषित करने की अनुमति न दी जाए। महाराज इसे स्वीकार करें तब ना। अगर महाराज न माने तो हमें विद्वत परिषद के सभी सदस्यों से मिलकर उन्हें समझाना चाहिए। चूड़ामणि, वाह चिंतामणि, वाह, तुमने भी क्या कुशाग्र बुद्धि प्राप्त की है। वाह। तो फिर इस कार्यवाही का श्री गणेश हो। हो। चले? चलो। सुंदर, अति सुंदर नई पंक्तियां लिखी हैं। गंगा जितनी शांत है, मन उतना ही उद्विग्न। तुम्हारी उद्विग्नता मेरे लिए घातक हो सकती है किसकी? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? प्रतीक्षा। लेकिन एक सीमा के बाद प्रतीक्षा निरर्थक होती है। तुम काव्य की भाषा बोलती हो और मैं अंकों की भाषा समझता हूँ। मैं भी तो ठीक कही हूँ, अंकों की भाषा। तब संप्रेषण की समस्या हल हुई। उपहास में बात को टालना चाहते हो? तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। अगर ये बात है तो फिर कुसुमपुर जाने का विचार त्याग दो तुम। ये संभव नहीं है कीर्ति।
तुम जानती हो सम्राट बुद्धगुप्त केवल सम्राट ही नहीं, मेरे गुरु भाई भी हैं। भाई से भी अधिक स्नेह है उनका मुझ पर। जानती हूँ मैं, मुझे भी तो वो भगनी से ही स्नेह देते हैं। वो सब ठीक है, पर तुम मेरा संकट समझो। समझती हूँ तुम्हारी व्याकुलता, मगर लोक अपवाह का भय, पिताजी के मुख पर फैली चिंता की रेखाएं मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ खड़ी हूँ मैं। तुम्हारे पांवों के नीचे ठोस यथार्थ है, मन में कल्पना की तरंगे हैं और आंखों में फैली हुई आशंकाएं। हाँ, इन्हीं आशंकाओं का उत्तर तो मुझे खोजना है। और इन तुमसे जो कुसुमपुर जा रहे हैं। तुमसे दूर कहाँ, पास ही तो है कुसुमपुर। तुम्हारे पास रहकर तुमसे दूर रहूंगा, संभव है मेरी व्याकुलता का कोई समाधान मिल जाए। मैं यहाँ पर भी बाधा नहीं बनूंगी आर्यभट्ट। जानता हूं, पर तुम्हारी रूप राशि देखकर स्वयं से डरता हूं। नीले आकाश में फैले नक्षत्रों, ग्रहों के रहस्य को पकड़ने को आतुर ये हाथ तुम्हारी घनी केश राशि में उलझ कर न रहता है। मैं इन्हें, तुम्हें एक अर्थ देना चाहता हूं केतकी। मैं सहमत हूं तुम्हारी बातों से, अनदेखी नहीं करती। कटु यथार्थ तो यह है कि पिताजी पर तरह तरह के दबाव पड़ रहे हैं। केतकी, वे दबाव तो झेलने होंगे। क्या? मुझे खोजना है भी अपना सत्य, खोलने हैं सौर मंडल के गुण रहस्य। समय कहाँ है मेरे पास कि लोग अपवाद सुनो, सुनो वे निरर्थक प्रलाप। केतकी, तुम मेरी निर्बलता नहीं, प्रेरणा बन। मैं तो केवल कविता में ही ऊंचा सोचती हूँ, मगर तुम तो जीवन में भी ऊंचा सोचते हो। व्यर्थ बातों का समय नहीं है मेरे पास। मुझे तो पहुंचना है उच्च शिखर का, दुर्गम है मार्ग और अवरोध खड़ा करने वाली शक्तियों। आओ केतकी, इन सब को तोड़कर सूर्य की ओर देखें। आओ आओ।
हाँ यही है। हो गया। केतकी, लाडदेव, निशंकु, भास्कर, कोई है कोई? आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। वो शोभाग मिल गया, परिणाम, मेरे शोध का परिणाम। कोई है कोई? प्रणाम गुरुदेव। तुम हो यही? जी, आओ यहाँ बैठो। देखो, ये है मेरे शोध के परिणाम। बताइए तो सही। लाडदेव, निशंकु, मैंने जो भी शोध परिणाम प्राप्त किए हैं उन पर संभवतः आज लोग विश्वास न करें। हमें बताइए तो सही। तुम दोनों मेरे शिष्य ही नहीं, मेरे मित्र भी हो, इसलिए तुमसे चर्चा कर रहा हूं। देखो, आज तक धारणा यही है कि पृथ्वी स्थिर है और ब्रह्मांड चलायमान। जी, लेकिन ये धारणा सही नहीं है। यानी दूसरे ग्रहों की तरह से पृथ्वी में भी गति है। क्या? हाँ, और मेरी गणना के अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अच्छा। और मैंने ये भी गणना की है कि पृथ्वी एक चक्कर, ये देखो, 23 घंटे 56 पल और 4.1 क्षण में लगाती है, यानी लगभग एक दिन। और पूरे एक वर्ष में ये 365.2586 चक्कर लगाती है। आश्चर्य। इसी बात को मैंने सूत्र में बांध दिया है। वो कैसे गुरुदेव? ये देखो, युग रवि भगड़ा क्षुद्रित शशि, लो पढ़ो। ये तो बहुत कठिन है गुरुदेव। मैंने श्लोक के माध्यम से भी गणना का नया ढंग आविष्कार किया है। वो कैसे? देखो, हमारी वर्णमाला का से माँ तक 25 अक्षर वर्गों में विभाजित है। जी। जैसे क, वर्ग, च वर्ग आदि, और 8 अक्षर अवर्ग है। जी। मैंने प्रत्येक अक्षर को अंक मान दिया है। अच्छा। और एक श्लोक में सूत्र रूप में बांध दिया है। वो कैसे गुरुदेव? उदाहरण के लिए, का मान 1 है तो माँ का 25। जी। अक्षरों के माध्यम से गणना त्वरित गति से कर सकते हैं। तुम इसका प्रयोग करके देखोगे? जी, मैं बताता हूँ। जी, ये 4, परंतु ये मैं सीखना होगा गुरुदेव। हाँ। पर गुरुदेव, इतनी उत्तेजना उचित नहीं। मैं उत्तेजित नहीं हूँ, प्रसन्न हूँ। परंतु हमें तो आपके स्वास्थ्य की चिंता लगी रही। एकदम स्वस्थ हूँ मैं, तुम दोनों की तरह युवा, अभी झेल सकता हूँ किसी भी तरह की कठिनाइयाँ। पांडुरंग कहाँ है? भास्कर कहाँ है? सभी को बुलाओ। पांडुरंग तो कामरूप प्रदेश में है, व्यवसायियों से पता चला है जल्दी लौटेगा। और भास्कर तो अपने आप में ही व्यस्त रहता है। आज मैं सबको बताऊंगा, पहले तुम दोनों जान लो मेरे और शोध परिणाम। जी। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि अगले मंगलवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सूर्य ग्रहण लगेगा। इसलिए शास्त्रों के अनुसार सभी को चेतावनी दी जाती है कि वे दान, पुण्य, दक्षिणा देकर ग्रहण के प्रकोप से मुक्ति पाए। सुनो सुनो सुनो, ये भी अज्ञान का ही एक रूप है। क्या आपने इस विषय में भी खोज कर लिया गुरुदेव? हाँ, और मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने सभी निष्कर्षों को सूत्र रूप में बांधकर अपने मित्र सम्राट बुद्धगुप्त को समर्पित कर दूंगा। ब्रह्म कुश शशि बुद्ध भृगु रवि कुछ गुरुकोण भगवान नमस्कृते आर्य भटिस्वहा निगदति कुसुम परे अभ्यर्चितम ज्ञानम। अर्थात ब्रह्मा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तथा सभी ग्रहों को नमस्कार कर आर्यभट्ट इस कुसुमपुर में अतिशय पूजित ज्ञान का वर्णन करता है। सुंदर, अति सुंदर। मैं बोलता जाता हूँ, तुम लिखो। जी शंकु, तुम भी लिखो। जी गुरुदेव। हाँ। 1 चा 10 चा 100 चा सहस्रमयुते नियुते तथा प्रियतमा। क्या खगोलविद आचार्य आर्यभट्ट यहीं रहते हैं? अरे केतकी, तुम आओ आओ। आज ये औपचारिकता क्यों? मैंने सोचा पता नहीं, एक आविष्कारक मुझ जैसी साधारण सी कन्या से मिलना चाहेंगे भी या नहीं।
हाँ, ठीक कहती हो। साधारण कन्या से तो मैं कदापि नहीं मिलता, लेकिन एक प्रतिभाशाली कवियत्री से मिलने के लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं। ये हाथों में क्या है? वही गणित के कुछ उलझे हुए प्रश्न। तुम्हें अभी भी मेरे पास आने के लिए किसी आड़ की आवश्यकता पड़ती? एक सफल व्यक्ति से मिलने के लिए किसी कुंवारी कन्या को एक सामाजिक आवरण तो चाहिए ही। जानती हो केतकी, अपनी सफलता के पहले क्षण में मैंने तुम्हें पुकारा। सच? हाँ, पर तुम तो उस समय किसी स्वप्नलोक में होगी। उस समय भी मैं गंगा के किनारे ही थी। छल छल करता हुआ वो निर्मल जल और उसमें छलकती वो दो चार नक्षत्र ही मेरा स्वप्नलोक थे। मेरा एक स्वप्न पूरा हुआ और दूसरे स्वप्न में मैं कहाँ हूँ? तुम तो मेरे हृदय का स्पंदन हो, मेरी आंखों में बसे महास्वप्न की आधारशिला हो केतकी। ऐसा प्रश्न क्यों? यूं ही? यूं ही? हाँ, बस यूं ही। क्या बात? आज चिंतामणि और चूड़ामणि पिताश्री से मिलने आए थे। तो वो लोग पूछ रहे थे कि आर्यभट्ट अपने शोध परिणाम कब घोषित कर रहे हैं। अभी तो मैंने समय मांगा है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है वो दोनों दबाव डाल रहे थे कि अभी समय ना दिया जाए। महाराज का निर्णय मेरे पक्ष में होगा। जानती हूँ, लेकिन आशंकित भी हूँ। कैसी आशंका? यही कि इन दो धूर्त ब्राह्मणों की ईर्ष्या कहीं तुम्हारी अवमानना न करवा दे। अवमानना? और नहीं तो क्या, वो तरह तरह की बात फैलाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। मेरे शोध परिणाम भुरभुरी दीवार नहीं है केतकी, जो छोटे से झंझावात से गिर जाएगी। ठीक है ना, सही, लेकिन तुम्हारी प्रतिष्ठा को तो धूमिल कर ही सकते हैं ना। मेरे सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है कि मेरे सामने तो है। अच्छा हो, तुम भी अहम के इस छूटे पक्ष से मुक्ति पालो। तो क्या तुम उनके साथ विवाद नहीं करोगे? आवश्यक हुआ तो, और उन्हें विवाद से पूर्व निष्कर्षों का अध्ययन करना होगा। लेकिन उनकी बातों से तो ऐसा लगता था जैसे वो लोग पूरी तरह से तत्पर हो। बिना ये जाने की निष्कर्ष है क्या? कुछ ना कुछ समाचार तो हवाएं भी देती ही रहती है ना। तो तुम क्या चाहती हो? मैं इस भाई से सम्राट के सामने आर्यभट्टीय प्रस्तुत ना करूं? ये मैंने कब कहा? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे आसपास प्रतिष्ठा का जो प्रभा मंडल खड़ा हो रहा है उस पर किसी की काली छाया ना पड़े। तुम्हारे पास हैं ये प्रश्न, और मेरे पास केवल गंतव्य है, जिसके जितना पास पहुंचता हूं वो उतना ही दूर हो जाता है मुझसे। मुझे तो चलना है, निरंतर चलना है। महामाते ने क्या कहा? यही कि वो भी अपना पक्ष सम्राट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण निर्णय क्षण भर में? अब उनके पास और विकल्प ही क्या था? वो तो ये चाहते थे कि विद्वत परिषद में आने से पूर्व इन शोध परिणामों पर कोई चर्चा ही न की जाए। सुनो, अगर तुम भी एक बार सम्राट से मिल लेते नहीं। तो... सम्राट बुद्धगुप्त मेरे परम मित्र हैं। मैं किसी भी तरह की अतिरिक्त कृपा का पात्र नहीं बनूंगा। मैं कहीं भी अपना पक्ष रखने के लिए तत्पर हूं, निर्णय जो भी हो। और जो निर्णय अभी तक रुका हुआ है वो? ओह केतकी, इतने छोटे से प्रश्न को इतना बड़ा प्रश्न क्यों बना रही है? छोटा सा प्रश्न? कल जब तुम्हारी जय जयकार होगी तो ना जाने कितने बड़े बड़े लोग तुम्हें अपना जमाता बनाने को तत्पर हो जाए। हमारे संबंधों में आशंका का कोई स्थान नहीं है केतकी। नहीं, ये मात्र आशंका नहीं है, ये पुरुष स्वभाव भी है। अपने संबंधों को स्वभाव की बलिवेदी तक मत लाओ। संबंधों का एक स्वप्न मेरा भी है। ये उपहास की बात नहीं है आर्यभट्ट।
देखो, इस चर्चा को यहीं स्थगित कर दो। कल जब राज्यसभा हो तो तुम मेरे पास रहना। कारण? मेरे लिए समय मिला तो। महामात्य, सभा की कार्यवाही आरंभ की जाए। सम्राट, आज आचार्य आर्यभट्ट आपके सम्मुख अपने शोध निष्कर्षों की घोषणा करना चाहते हैं। चिंतामणि जी, आप तैयार हैं? हाँ हाँ, आप ही तैयार हैं ना? चिंतामणि जी, आप चूड़ामणि जी से जो वार्तालाप कर रहे हैं हम भी तो सुने। सम्राट, हम दोनों आपकी सेवा में निवेदन करना चाहते हैं कि आर्यभट्ट के शोध निष्कर्षों पर हमें इसी सभा में विचार करने का अवसर दिया जाए। आचार्य आर्यभट्ट, आपका क्या मत है? जैसा आप उचित समझे। आप अपने अन्वेषणों को विस्तार पूर्वक उल्लेख करें। सम्राट, जब मैं बहुत छोटा था तभी मुझे अच्छी तरह से याद है, ये नक्षत्र और ग्रह मुझे अपनी ओर आकर्षित करते थे। मुझे लगता था जैसे मौन स्वर मुझे निमंत्रण दे रहे हैं, आओ हमें पढ़ो, आओ हमें पढ़ो। और मैं रात्रि भर जाग जाग कर इन नक्षत्रों को लाखों योजन दूर बैठा पढ़ने का प्रयास करता, थक कर सो जाता। तब भी सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल और न जाने कितने ही नक्षत्र और ग्रह मेरे सब लोग का हिस्सा बनते। मुझे लगता जैसे ब्रह्मांड मुझे चुनौती दे रहा हो, मुझे पढ़ो, मुझे पहचानो। और मैंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अरे भाई, लगता है आप अभिनय कला में भी निष्णात हैं। हाँ, भारत, भास, कालिदास सभी हमारी धमनियों में बहते हुए रक्तकांश हैं, हमारे हृदय का स्पंदन है और परंपरा से मिली है विरासत। परंपरा का ही निषेध करने वाले व्यक्ति को परंपरा की बात शोभा नहीं देती सम्राट। अन्वेषण परंपरा का निषेध नहीं, उसका विकास है। कोई भी अन्वेषक तब तक अन्वेषण कर ही नहीं सकता जब तक वो परंपरागत मूल्यों, मानव निष्कर्षों में प्रश्न चिन्ह न लगाए। वाह वाह आर्यभट्ट वाह। सम्राट, अन्वेषक महोदय अपना अन्वेषण घोषित भी तो करें। घोषित भी तो करें। हाँ सम्राट, कुछ दिन पूर्व मैंने सूर्य ग्रहण लगने की घोषणा सुनी थी। परंपरा से चले आ रहे शास्त्रोक्त राहु केतु के कारण ग्रहण लगने का सिद्धांत मिथ्या है। शांत हो जाइए। चंद्र की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सम्राट क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आर्यभट्ट अपनी निरर्थक घोषणाओं से हमारी आस्था को खंडित करना चाहते हैं। आस्था का कोई आधार होना चाहिए। सम्राट से हमारा निवेदन है कि आर्यभट्ट के इस प्रलाप को यही बंद किया जाए। सम्राट, पहले हम आचार्य की बातों को सुन तो लें। क्या शांत हो जाइए, सभा में अव्यवस्था न फैलाई जाए। आचार्य आर्यभट्ट को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। सम्राट अनर्थ हो जाएगा। इसकी चिंता आप हम पर छोड़ दें। हाँ तो आचार्य आर्यभट्ट। सम्राट, हम आज तक ये मानते आए हैं कि पृथ्वी शून्य में स्थित है और ब्रह्मांड इसके चारों ओर घूमता है। यह भी मिथ्या ज्ञान है। अरे तो सत्य ज्ञान क्या है? हाँ बताइए, सत्य ज्ञान क्या है? बताइए आचार्य। सम्राट, सत्य ज्ञान यह है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व दिशा की ओर घूमती है और दूसरी गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। क्षमा करें सम्राट, इस सभा में चर्चा ना हो सके। मेरी बात समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये लाड़देव निशंक को समझते हैं, यही मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे और शायद आने वाली पीढ़ियां मेरे अन्वेषण का लाभ उठा सके। आने वाली पीढ़ियां? अरे आने वाली पीढ़ियां आपके इस तथाकथित अन्वेषण का उपहास करेंगी। सम्राट, आचार्य चूड़ामणि ठीक कहते हैं। आर्यभट्ट के ये अन्वेषण न आज स्वीकार्य है और न कल स्वीकार्य होंगे।
आपको तो ना आज की मनीषा पर विश्वास है, न आने वाली पीढ़ियों के विवेक पर। सम्राट, क्या हमें यह अधिकार है कि हम आने वाली पीढ़ियों के विवेक पर आज की टिप्पणी करें? अधिकार हमें यह है कि हम उचित दिशा की ओर संकेत करें। कि इस तरह का मिथ्या ज्ञान प्रचारित करने का हमें अधिकार नहीं होना चाहिए सम्राट। चूड़ामणि जी, संभवतः वर्तमान हमें यह अधिकार नहीं देता कि हम ये आज ही निर्णय कर लें तो भविष्य क्या स्वीकार करेगा और क्या नहीं। हाँ तो आचार्य आर्यभट्ट, आज हम आपके अन्वेषणों को समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। सम्राट, पृथ्वी अगर घूमती है तो हम इस घूमती पृथ्वी पर खड़े कहते हैं, हम गिर क्यों नहीं जाते? बोलिए बोलिए आचार्य आर्यभट्ट, आपके पास इनके प्रश्न का कोई उत्तर है? बोलिए। कोई उत्तर है? आचार्य आर्यभट्ट, क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? सम्राट, दिन और रात इसी कारण होते हैं। मैंने तो पृथ्वी की गति का भी अध्ययन कर लिया है और मेरे मत में पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 पल और 4.1 क्षण में पूरा चक्कर लगा लेती है। शेष बात रही पृथ्वी की परिक्रमा की, तो आती जाती ऋतुएं इसका प्रमाण। सम्राट, हमने आज तक यही पढ़ा है कि सूर्य उदयाचल से उदय होता है और अस्ताचल में अस्त हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूं। जानते हुए भी सम्राट ये सर्वथा अनुचित है। सम्राट, हमारा अनुरोध केवल इतना है कि आर्यभट्ट के इन अन्वेषणों को जनता में लाने से पूर्व इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद के सम्मुख रखा जाए, ताकि नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की स्वर्णिम छवि धूमिल न हो। सम्राट, नालंदा विश्वविद्यालय की छवि कौन कर रहा है धूमिल इस छवि को? अब ये भी कोई कहने की बात रही? चिंतामणि जी, जब आचार्य आर्यभट्ट ने गणित में शून्य का दशमलव सिद्धांत का अन्वेषण किया था, आपने तथा अनेक दूसरे लोगों ने तब भी उनका विरोध किया था। लेकिन आज गणित शून्य और दशमलव सिद्धांत से सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और हम सब जानते हैं इससे समाज को, गणित को कितना लाभ हुआ है। सम्राट, कुछ लोग केवल विरोध करने में ही अपने पराक्रम का अनुभव करते हैं। आपने प्रमाण की बात की, तो उसके लिए तो कोई भी वेदशाला में बैठकर अध्ययन करके इसका अनुभव कर सकता है। लेकिन वेदशाला में बैठने का समय किसके पास है? आर्यभट्ट, आप मिथ्या ज्ञान प्रचारित करके वेद, वेदांग और बड़े बड़े ऋषियों महाऋषियों के ज्ञान और विवेक का उपहास कर रहे हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती आचार्य चिंतामणि, और विवेक का उपहास हो ही नहीं सकता। आप तो यही कर रहे हैं। सर्वथा नहीं। आप कर भी रहे हैं और नकार भी रहे हैं। आचार्य चूड़ामणि, मैं आज ब्राह्मणों का कोप भाजन, इसका कारण मैं समझता हूं। इसका क्या कारण हो सकता है आचार्य? सम्राट, इन जैसे ब्राह्मणों के क्रोध का कारण केवल इतना है कि मेरे ये अन्वेषण इनके पौरोहित्य पर चोट करते हैं। जब सामान्य व्यक्ति ग्रहण का कारण जान जाएगा, वो इन ब्राह्मणों की दान दक्षिणा से सेवा नहीं करेगा। ये पूरी ब्राह्मण जाति पर मिथ्या आरोप है आर्यभट्ट। हाँ, मैं भी आप में से ही एक हूं। अनेक ज्ञानी विद्वत जन नए नए अन्वेषण का स्वागत करते हैं, लेकिन जिन पर केवल स्वार्थ हावी है, वो नई राहों के अन्वेषण में अवरोध खड़ा करते हैं। ये हमारा अपमान है। आचार्य आर्यभट्ट, ब्राह्मणों का इस तरह अपमान करने से पलाया आ जाएगी। मैं किसी का अपमान नहीं करता। ब्राह्मण वही है जो ज्ञानी हो। आचार्य आर्यभट्ट, आप कुछ घोषणा से देव प्रकोप की आशंका है। ये प्रकोप और प्रलय का सिद्धांत भी मिथ्या ज्ञान पर ही आधारित है। मेरे मत से समय अनादि और अनंत है, इसमें व्यवधान नहीं आता। ये तो सदा चलता रहता है और एक युग से दूसरे युग में प्रवेश के समय ना विनाश होता है ना अपना सृष्टि है, केवल ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो बताइए ये कौन सा युग है? बताइए ना। बताइए कौन सा युग है? हम कलयुग में रह रहे हैं और इसे प्रारंभ हुए 1,83,602 वर्ष हो चुके हैं और पूरे युग की आयु है 43,20,000 वर्ष। शेष अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। आचार्य आर्यभट्ट, आपके ये अन्वेषण इस देश और फिर विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकें, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप अपने सिद्धांतों को सूत्रबद्ध करके प्रचारित करें, ताकि विद्वत जन अपनी सम्मति दे सकें। सम्राट, पहले इसे विद्वत परिषद से तो पारित होने दें। वो भी होगा, पहले हम तो समझ लें। सम्राट, मेरे शिष्य पांडुरंग स्वामी, लाड़देव निशंकु मेरे सिद्धांतों को समझते हैं। प्रतिभाशाली भास्कर की अपनी मान्यताएं, फिर भी वे इन्हें समझते हैं। पांडुरंग कामरूप प्रदेश की यात्रा पर है और लाड़देव निशंकु मेरे साथ। इनकी सहायता से मैंने कुछ लिखा है। अवश्य आचार्य। लाड़देव निशंकु। जी गुरुदेव। सम्राट,
गुरुदेव ने अपने सिद्धांतों को 4 भागों में सूत्रबद्ध करवा दिया है। कौन से 4 भाग हैं? हम भी तो सुने। कहिए, आप मुझे बोलने का अवसर भी तो दें। सम्राट, यह है 10 गीतिका, गणित पाठ, काल क्रिया पाठ एवं गोल पाठ। बड़े साधारण रूप से आपने ये कह दिया। अरे अंततः ये तो बताइए कि इसमें है क्या? आप तो स्वयं विद्वान हैं आचार्य चूड़ामणि। एक बार आर्यभट्टीय का अध्ययन कर लीजिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। बहुत उद्दंड हो रहा है मिशन को। विद्वानों की ये नोकझोंक भी अच्छी लगती है। आचार्य आर्यभट्ट, आपकी तरह से आपके शिष्य भी कुशाग्र बुद्धि हैं। ये आपके कार्यों को अवश्य ही आगे बढ़ाएंगे। 23 वर्ष की अल्पायु में ही आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। आचार्य चिंतामणि, ये तो हर्ष का विषय होना चाहिए कि ऐसी महान विभूति ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया है। सम्राट, मैं जानता हूं आचार्य चिंतामणि और आचार्य चूड़ामणि दोनों ही विद्वान ब्राह्मण हैं, लेकिन छोटे छोटे स्वार्थ व्यक्ति को कभी कभी आगे बढ़ने से रोकते हैं। कालिदास ने भी कहा है, सभी नया अच्छा नहीं होता और सभी पुरातन त्याज्य नहीं होता। विद्वान व्यक्ति मूल्यांकन करने के बाद ही स्वीकार या अस्वीकार करता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इन अन्वेषणों का अध्ययन करके ही अपना निर्णय दें। आज मैं आर्यभट्टीय को इस सभा के माध्यम से समाज को समर्पित करता हूं। धन्य हो, आप आचार्य नहीं, आचार्य शिरोमणि कहलाने के अधिकारी हैं आर्यभट्ट। सभासदों, सदियों से पाटलिपुत्र संस्कृति, शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बना हुआ है। महामात्य, आर्यभट्टीय के विशद अध्ययन के लिए इसकी प्रतिलिपियां प्रचारित की जाए। यह राज्यादेश है। क्षमा करें सम्राट, हम इस निर्णय से सहमत नहीं। हमसे तात्पर्य? हम दोनों और हमारे साथ सभी विद्वज्जन। आचार्य चिंतामणि, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? इतना कि इन तथाकथित अन्वेषणों को जनता में लाने से पूर्व इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद के सम्मुख रखा जाए। आप राज्यादेश की अवमानना कर रहे हैं आचार्य। क्षमा करें महामात्य, हम ये जानते हैं कि आर्यभट्ट सम्राट की विशिष्ट अनुकंपा का पात्र है। आप सम्राट पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। क्षमा करें सम्राट, यदि विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों पर निर्णय इस सभा में होने हैं तो अच्छा हो कि उस विद्वत परिषद को भंग कर दिया जाए। सम्राट, शुद्ध स्वर्ण को अग्नि से आशंकित नहीं होना चाहिए। राज्यादेश की अवमानना करना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन हमारी सम्मति पर विचार कर लेने से आपके ही यश की श्रीवृद्धि होगी। सम्राट, महामात्य, आपका क्या मत है? सम्राट, राज्यादेश को दी गई किसी भी चुनौती को कृपा दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, और इस आदेश को तो केवल आप ही वापस ले सकते हैं। आचार्य आर्यभट्ट, आपको कोई आपत्ति? सम्राट, ना पहले थी ना अब है। कोई भी राज्यादेश जनादेश से दूर नहीं होना चाहिए। इसी विचार से इन अन्वेषणों को विद्वत परिषद के सम्मुख रखने की व्यवस्था की जाए। तब तक हमारे पहले आदेश को स्थगित किया जाता है। महामात्य, विद्वत परिषद की बैठक शीघ्र ही बुलाने के लिए कुलपति को निर्देश दें। जो आज्ञा सम्राट।
धुंधला हुआ चमकीला इतिहास हमारा है। विश्वास हमारा है, विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है। अंत हुआ इतिहास का जब से नजर है सबकी अपनी अपनी, चाहे एक कहानी है। देखें जरा वर्तमान में इतिहास वो कैसे ढलता है। आर्यभट्ट की आंखों में एक छोटा सा सपना फलता है। जिसके पास नहीं कोई सपना, जिसके पास नहीं कोई सपना, उसका जीना भी क्या जीना। झूठा लगता है। धुंधला हुआ चमकीला इतिहास हमारा है। विश्वास हमारा है, विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है। विश्वास हमारा है, विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है। ये विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है। चिंतामणि, ओ चूड़ामणि, आओ आओ, स्वागत है, स्वागत है। स्वस्थ हो ना? बिल्कुल, बैठक तो बुलाने ही पड़ी। अभी समय है। लेकिन चूड़ामणि, रात को मैं ठीक से सो नहीं सका। कुछ कुछ ऐसी स्थिति मेरी भी थी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि यह आर्यभट्ट सम्राट का इतना कृपा पात्र कैसे बन गया। अरे गुरु भाई है ना, लेकिन अगर यही सब जारी रहा तो इतिहास के पृष्ठों पर हमारा नाम तक नहीं होगा। आज अवसर है, जमकर करो विरोध। और अगर सभाएं स्थगित हो जाए तो? मुझे तो शीघ्र ही अपनी बेटी का विवाह भी करना है। अगर आर्यभट्ट की घोषणाएं लोगों के विश्वास का केंद्र बन गई तो कैसे होगा इसे? होगा क्यों नहीं? अरे तब लोगों की धारणाएं बदल सकती हैं। शताब्दियों से चली आ रही परंपराएं बदल जाएंगी केवल आर्यभट्ट के कहने से। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का विवाह वैभव से संपन्न होगा। लोग आज भी आप पर विश्वास करते हैं और फिर यजमानों की कमी नहीं। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जी, चूड़ामणि जी के साथ आज विद्वत परिषद के सम्माननीय सदस्यों, आज की इस आपातकालीन बैठक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आर्यभट्ट के महत्वपूर्ण शोध निष्कर्षों पर विचार करने और कोई निर्णय लेने के लिए बैठे हैं। हमारी तो इच्छा थी कि इस बैठक में आर्यभट्ट भी उपस्थित रहते, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को निष्कर्षों की पूर्व सूचना विस्तार से दी जा चुकी है। अब आप लोग अपना मंतव्य रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय एवं सम्माननीय सदस्यगण, कुलपति महोदय ने विषय को प्रस्तावित करते हुए ही शोध निष्कर्षों के साथ महत्वपूर्ण शब्द लगाकर अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है।
और मेरे विचार से सदस्यों के अभिमत को प्रभावित करने का एक सूक्ष्म ढंग है जी। और इन्हें यह अधिकार नहीं कि अपने पद की गरिमा के विपरीत इस प्रकार से निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करें। जी, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं, मैंने केवल चर्चा का प्रारंभ किया है, आप अपना मंतव्य रखें। मैं पहले भी कह चुका हूं अध्यक्ष महोदय, फिर कह रहा हूं कि आर्यभट्ट के शोध निष्कर्ष बिना प्रमाण के हैं और हम किसी के भी शोध निष्कर्षों को, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आचार्य क्यों ना हो, इस प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकते। और देखिए सदस्यगण, ये एक सर्वविदित तथ्य है। शताब्दियों से लोग इस पर विश्वास करते हैं कि सूर्य उदयाचल से उदय होता है और अस्ताचल में अस्त हो जाता है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या करके अपने तृतीय नेत्र की शक्ति से यह निष्कर्ष प्राप्त किया है, राहु केतु का सिद्धांत प्राप्त किया है, और आज हम इन सबको मिथ्या मान लें। हम इसे मिथ्या मान लें कि समय में व्यवधान आता, हम इसे भी मिथ्या मान लें कि प्रलय होती है। अरे हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारा दर्शन सभी साक्षी हैं इस बात के कि हमारा प्रलय सिद्धांत हो या समय में व्यवधान सिद्धांत, सभी सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। और आज हम इन सबको मिथ्या मान लें क्योंकि आर्यभट्ट ने ऐसा कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे विद्वान मित्रों, अभी हमने जिन दो विद्वान सदस्यों की बात सुनी है वे परंपरा से प्राप्त ज्ञान की बात करते हैं, जबकि आर्यभट्ट के निष्कर्ष परंपरा में कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं। मैं अपने विद्वान मित्रों का ध्यान वेदों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वैदिक काल में भी पृथ्वी के गोल होने की बात कही गई, आर्यभट्ट ने गति नाप कर उसे प्रमाणित कर दिया। यह तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अध्यक्ष महोदय। जी बिल्कुल। माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे सम्माननीय सदस्यगण, मैंने भी आर्यभट्ट के गणित संबंधी तथा ज्यामिति संबंधी शोध निष्कर्षों का बड़ी ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। मुझे तो आर्यभट्ट की प्रतिभा पर आश्चर्य होता है कि उन्होंने अर्धजा का सही मान निकालकर व्यास की परिधि नापने का अद्भुत उपाय सामने रखा। दशमलव सिद्धांत, शून्य का प्रयोग, ना जाने कितनी ही उपलब्धियां हैं जो आर्यभट्ट के नाम के साथ ही अंकित होंगी। इसलिए मैं सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखता हूं कि हमें आर्यभट्टीय को स्वीकार करना चाहिए। इससे आर्यभट्ट और विश्व का कल्याण होगा। अध्यक्ष महोदय, अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। और महोदय, ये प्रस्ताव पारित करने का तो अभी प्रश्न ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों ने आर्यभट्टी का अध्ययन बड़े मनोयोग से किया है। ठीक है, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका स्पष्टीकरण हम स्वतः आर्यभट्ट से मांग सकते हैं, लेकिन मूलतः तो मैं इन सिद्धांतों और निष्कर्षों से सहमत हूँ तथा अपने विद्वान मित्रों चिंतामणि जी और चूड़ामणि जी से अनुरोध करता हूँ कि वे व्यक्तिगत कारणों और छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठे। अध्यक्ष महोदय, यह हम पर व्यक्तिगत आक्षेप है। मैंने किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। देखिए, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने अपमान किया है, मुझ पर आक्षेप लगाया। अध्यक्ष महोदय, परिषद की कार्रवाई से इस टिप्पणी को निकाल दिया। हाँ, क्यों निकाला जाए, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने अपमान किया है मेरा। बैठिए आप लोग। छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठे। ठीक है, कोई भी सदस्य किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा, परंतु अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में सभी सम्माननीय हैं। हमें निर्णय तो लेना है। कुलाधिपति सम्राट बुद्धगुप्त का आदेश है, उन्हें शीघ्र ही परिषद के निर्णय से अवगत करवाया जाए। तो मेरे विचार से एक एक निष्कर्ष पर मत ले लिया जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमें उन्हीं निष्कर्षों पर मत लेना चाहिए जहां मतभेद हैं। गणित तथा ज्यामिति से संबंधित शोध परिणामों से क्या किसी भी सदस्य का मतभेद है? हमारे मतभेद तो है अध्यक्ष महोदय, लेकिन अगर धरती की परिक्रमा से संबंधित इन नए सिद्धांतों को अस्वीकृत कर दिया जाए तो शेष के साथ हमारी भी सहमति हो सकती है। देखिए, इस तरह के दृष्टिकोण से हम सही निष्कर्षों तक नहीं पहुंच सकते। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये नहीं है अध्यक्ष महोदय कि हम इस सिद्धांत को माने और उस सिद्धांत को ना माने। प्रश्न ये भी नहीं है कि इन सब का श्रेय किसे जाता है, और ना ही प्रश्न ये है कि इससे किसी के स्वार्थों या हितों की क्षति होती है, बल्कि प्रश्न तो ये है कि हम अपनी शिक्षा को प्रतिगामी बनाना चाहते हैं या प्रगतिगामी। नई नई खोजों के लिए हम तैयार हैं या फिर अपने मस्तिष्क के कपाट बंद करके उन पुरानी परंपराओं और धारणाओं से चिपके रहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आर्यभट्ट की खोजों के साथ ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी जुड़े हुए हैं और हमें प्रतिगामी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर अपमान। देखिए, ये मेरी धारणा है, किसी का अपमान नहीं। अध्यक्ष महोदय, बहस हो चुकी, मुद्दे साफ हैं। निर्णय अगर सर्वसम्मति से नहीं होगा
तो मत विभाजन कराया जाए। देखिए देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ और महत्वपूर्ण विषय पर सर्वसम्मति से ही निर्णय होना चाहिए। और अगर बहुमत से आपने कोई निर्णय ले भी लिया तो ये ना भूलें कि इस विद्वत परिषद से बड़ा हमारा शिक्षक समाज है और उससे भी बड़ी है इस देश की जनता। हम उन तक पहुंचेंगे। सभी को अवसर दिया गया है। जो सदस्य आर्यभट्ट के निष्कर्षों से सहमत हैं वे अपना मत दें। ये संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय। हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मत का गलत होता जा रहा है यहाँ। मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूँ। रुकिए, ये इस सदन का अपमान है। आप इस तरह से नहीं जा सकते। ये सदन का जी, अपमान नहीं ये है। सदन का अपमान ये है। सर्वसम्मति शिक्षक हैं आप लोग, विद्वान हैं। बैठिए बैठिए। हमें निर्णय लेना है। अरे पूर्व निर्धारित निर्णय है ये। आपको पूरा अवसर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अभी तो हम विचार विमर्श कर रहे हैं। ये विचार विमर्श पूरी शताब्दी तो नहीं चल सकता आचार्य। जी जी, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्यभट्ट सम्राट बुद्धगुप्त के परम मित्र हैं और उन पर महामात्य की भी कृपा। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे के मत पर ध्यान ही न दिया जाए। ये सदन किसी के किसी से क्या संबंध है, इसे दृष्टि में रखकर कोई निर्णय नहीं लेता। आज तो यही हो रहा है अध्यक्ष महोदय। केतकी और आर्यभट्ट के संबंध समस्त जनपद जानता है और उन संबंधों की भूमिका यहाँ भी रंगला रही है। इन निर्गल बातों से मेरी सहमति नहीं है अध्यक्ष महोदय। किसी की भी नहीं है वो बातें। उन संबंधों की भूमिका है जहाँ पर। और आप लोग समझते क्यों नहीं? इतनी आपात बैठक इससे पहले कभी बुलाई गई क्या? बोलिए, बुलाई गई कभी क्या? जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं उनके चरित्र पर टीका टिप्पणी ना की जाए। अध्यक्ष महोदय, किसी के चरित्र के हनन की अनुमति ना दे आप। कहता चुका हूँ। मत विभाजन के लिए रुकिए अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से निर्णय सर्वसम्मति से हो तो अच्छा है। हो तो अच्छा है। तो आप अध्यक्ष महोदय, आर्यभट्टी के अध्ययन के लिए सदस्यों को कुछ समय और दिया जाना चाहिए। जी हाँ, और अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने केवल इसके 10 पृष्ठ ही पढ़े। मुझे इसके अध्ययन के लिए अभी अतिरिक्त समय चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि सभी सदस्यों की सम्मति हो तो अपने इन 2 सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 3-4 दिन का समय और दिया जा सकता है। इतने महत्वपूर्ण निर्णय को हम और स्थगित नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, 3-4 दिन बाद पुनः बैठक हो। जी हाँ। सदस्य इस बात का भी ध्यान रखें कि आर्यभट्टी को लेकर तरह तरह के अपवाद पूरे जनपद में फैल रहे हैं। कल पूरे देश में फैलेंगे। हम चाहे इसे अस्वीकार कर दें, पर निर्णय तो आज ही होना है। अध्यक्ष महोदय, अपवाद आर्यभट्टी के संबंध में नहीं, आर्यभट्ट के संबंध में हो रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप अब आप कर रहे हैं। मैं तो सत्य कह रहा हूँ। लीजिए, चिंतामणि जी को अपना असत्य भी सत्य और दूसरे का सत्य भी सत्य नहीं लगता। ध्यान दीजिए, इनकी बात पर ध्यान दीजिए अध्यक्ष महोदय। शांत शांत शांत। कोई भी सदस्य अगर कोई नई बात कहना चाहता है तो कहे। अब निर्णय ले ही लीजिए अध्यक्ष महोदय। मेरी राय में इस बैठक को 3-4 दिन के लिए स्थगित किया जाए। उसके बाद हम फिर मिलें और कोई निर्णय लें। एक ही बात को बार बार दोहराने से कुछ ना होगा। 3-4 दिन रुकना भी स्वीकार नहीं। जो सदस्य आर्यभट्ट के निष्कर्षों से सहमत नहीं है वे अपना मत दें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इस बैठक को 3-4 दिन के लिए स्थगित किया जाए। क्या दिया ना? नहीं। जो सदस्य आर्यभट्ट के निष्कर्षों से सहमत नहीं है वे अपना मत दें। अध्यक्ष महोदय, और जो सदस्य सहमत हैं वे अपना मत दें। जी। मेरा मत भी पक्ष में है। अध्यक्ष महोदय, अपने मत को स्थगित रखें तो ठीक रहेगा। ये मेरा अधिकार है। स्पष्टता बहुमत हमारे पक्ष में है। लेकिन अध्यक्ष महोदय अपना मत विपक्ष में देकर दोनों पक्षों को बराबर करके ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आर्यभट्टी को पारित करवाने के लिए इन पर अतिरिक्त दबाव है। जी, मत देना मेरा अधिकार है और मैंने उसका उपयोग किया है। बराबर मतों की स्थिति में यह कुलाधिपति सम्राट बुद्धगुप्त पर निर्भर करता है।
कि वो अपना समर्थन किस पक्ष को देते हैं। अरे वो तो स्पष्ट है। कोई भी अयाचित टिप्पणी ना की जाए। मैं सदन के निर्णय से कुलाधिपति को अवगत करवा दूंगा जी। और अब हम सदन के निर्णय से, अध्यक्ष के पक्षपात से जनपद के नागरिकों को अवगत कराएंगे। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया है। आपने पक्षपात किया है अध्यक्ष महोदय। आपने निर्णय से धन्यवाद। देखिए, आप लोगों को कोई भ्रम हुआ है। मेरा विरोध इस प्रक्रिया से है। आर्यभट्ट से मैं असहमत नहीं हूं। जो भी हो, लेकिन आज आपने अद्भुत साहस का परिचय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। अरे धन्यवाद। आने वाली पीढ़ियां आपको कायर
हम पर छोड़ दीजिए। जी हाँ, आपको केवल हमारा अनुसरण करना है। अरे ठीक है, विद्वान है, सभी कुछ जानते ही होंगे। अरे विद्वान तो आर्यभट्ट भी है। ठीक है, ठीक है। क्या आपको अपने धर्म की कोई चिंता नहीं है? चिंता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी कठिनाई से हमने बौद्ध धर्म से मुक्ति पाई है और आज ब्राह्मण धर्म तात्पर्य है आर्य धर्म। आर्य धर्म आज एक बार फिर से अपने स्वर्णिम काल में है और भाइयों उसी की परंपरा पर चोट। ऐसा तो अशोक के समय में भी नहीं हुआ, न चंद्रगुप्त के समय में हुआ। अरे पर आप हमें ये तो बताइए, हम करें क्या? ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। आर्यभट्ट ने तो शून्य का प्रयोग करना सिखाया। किंतु उससे हमारे धर्म पर कोई संकट नहीं आया। आ जा रहा है संकट, आ जा रहा है संकट। इसीलिए आप सबको करना होगा विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन। पर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या साक्षी है कि जब भी हम ब्राह्मणों की नहीं सुनी गई ना तो देवता भी रुष्ट हुए। और आप हैं आज के देवता, आप जनता जनार्दन। जी हाँ भाइयों, आप तो बोलिए भाइयों, धर्म की सुरक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म के लिए बलिदान हम करेंगे, हम करेंगे। और धर्म जो तोड़ेगा वही हमारा शत्रु है। वामन धर्म जो तोड़ेगा वही हमारा शत्रु है। संस्कृति के शत्रुओं से सावधान, सावधान। संस्कृति के शत्रुओं से वही हमारा शत्रु है। वामन धर्म जो तोड़ेगा वही हमारा शत्रु है। संस्कृति के शत्रुओं से सावधान, सावधान। सभासदों, हमारे नागरिक करों की चोरी कर रहे हैं, जिससे गुप्त साम्राज्य के कोष में राजस्व की लगातार कमी होती जा रही है। इसके कारण विकास कार्य भी बाधित हुए हैं और ये चिंता का विषय है। महामात्य, करों की चोरी को रोकने के लिए आपने कौन से उपाय सोचे? सम्राट, नागरिकों को हम की रक्षा महामात्य, हम अपनी प्रजा से मिलना चाहते हैं। सम्राट, इस समय उनसे मिलना उचित नहीं होगा। गुप्त साम्राज्य में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस संगठित प्रदर्शन का हमें कोई जवाब देना होगा। दंडपाशिकों को सावधान कर दिया गया है सम्राट। नहीं महामात्य, नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी प्रजा पर बल प्रयोग हो। परंतु सम्राट, इस समय हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। सम्राट, सुना आपने ये अनर्गल प्रलाप? सम्राट, ये आग उस चिंतामणि और चूड़ामणि की लगाई हुई है। क्या? चिंतामणि और चूड़ामणि? जी सम्राट। सम्राट, आपके और इस राजमहल की रक्षा का भार महामात्य पर है। वे जो भी उचित समझे वही किया जाना चाहिए। सम्राट, आप सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। मैं थोड़ी देर में पुनः उपस्थित होता हूँ। ये पाशविक ताज गया यार, इसे हम सहन नहीं करेंगे। उत्तेजित भीड़ ने आर्यभट्ट को बाहर कर दिया सम्राट। अगर दंडपाशिक बड़ी संख्या में नहीं होते तो आज आर्यभट्ट के साथ कुछ भी कर सकता था। आर्यभट्ट, पाशविकता का यह नग्न नृत्य कभी सहन नहीं किया जाएगा महामात्य। सम्राट, हिंसा, उत्तेजना और उत्पात के वातावरण में कोई सार्थक बात नहीं हो सकेगी। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आज की सभा को स्थगित कर दिया जाए। राज्य सत्ता निर्णय को स्थगित कर देने से नहीं चलाई जा सकती महामात्य। सम्राट, निर्णय चाहे कितना ही कठोर क्यों ना हो, अगर उनसे प्रजा का, देश का हित होता है, उन्हें टालना नहीं चाहिए। सम्राट, हमें इस समय कूटनीति से काम लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य का स्मरण अनावश्यक नहीं होगा। ठीक है,
आचार्य चूड़ामणि और चिंतामणि को अभी सी सभा में बुलाया जाए। सम्राट, इस समय उनकी मुद्रा अपनी शक्ति से गुप्त साम्राज्य को हिलाकर दिखाने की है। इसीलिए हम चाहते हैं, और संभवतः चाणक्य की कूटनीति भी यही कहती है। महामात्य, जो आज्ञा सम्राट। सम्राट, मैंने आपको संकट में डाल दिया। गुप्त साम्राज्य भी इतना क्षीण नहीं हुआ आचार्य कि इन छोटी छोटी दोरहबी संधियों से हम संकट में पड़ जाएं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे शोध निष्कर्षों की प्रतिक्रिया इतनी हिंसात्मक हो सकती है। कैसी विडंबना है, बुद्ध के देश में हिंसा, आर्य धर्म के अनुयायियों में इतना उत्पात। भीड़ का कोई धन नहीं होता सम्राट, परंतु आप विचलित ना। सम्राट बुद्ध गुप्त की जय हो। सम्राट की जय हो। दोनों आचार्यों की वाणी में आए परिवर्तन को हम लक्ष्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सम्राट। तो फिर क्या है? हमारे सारे तर्क व्यर्थ हुए। तो आपने शक्ति का सहारा लिया, और शक्ति भी हमारी प्रजा की। आप जानते हैं, आप दोनों पर हमारी प्रजा को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया जा सकता है। वो धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हुए हैं सम्राट। धर्म की रक्षा? तो क्या हम धर्म के शत्रु हैं? आर्य धर्म का जितना विकास गुप्त साम्राज्य में हुआ, उससे पहले हुआ कभी? आज जो सम्मान ब्राह्मणों को हमारे राज्य में प्राप्त है, उससे पहले मिला कभी? आप जानते हैं कहां लिए जा रहे हैं लोगों को? विद्वत परिषद में हमारी बात नहीं सुनी गई सम्राट, और बहुमत को अल्पमत में बदल दिया गया, जबकि विज्ञान बहुमत या अल्पमत से नहीं प्रमाण मांगता है। क्षमा हो सम्राट, प्रमाण देखने के लिए धैर्य चाहिए। उसके लिए वेदशाला में बैठना होगा, अध्ययन करना होगा। प्रमाण में दे सकता। और ये देख रहे हैं आप, आर्यभट्ट के मस्तक पर लगी चोट। ये चोट आर्यभट्ट के मस्तक पर नहीं, हमारे मस्तक पर लगी है, इस देश के मस्तक पर लगी है। इसका हमें बहुत खेद है सम्राट, लोग हमारे वश में नहीं रहे। यही तो हम कहते हैं, जो बात आपके वश में नहीं, वो आप करते ही क्यों है? लोग उत्तेजित हैं सम्राट, वे आर्य धर्म की परंपराओं पर होते हुए घात को नहीं देख सकते। ये आपका भ्रम है। हम अपनी प्रजा को जानते हैं, और अच्छी तरह से जानते हैं। आप दोनों ने हमारी प्रजा को भ्रमित किया है, इसके लिए आप दोनों पर अभियोग चलाया जाना चाहिए। इसका मूल कारण आचार्य आर्यभट्ट है सम्राट, हम नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? सम्राट, हमारा नहीं तो बाहर खड़े हजारों लोगों का स्वर सुने आप। आचार्य आर्यभट्ट की सुरक्षा और दूसरी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आचार्य आर्यभट्ट को इस देश से निर्वासित कर दिया जाए। चूड़ामणि! सम्राट क्षमा करें, इस समय यही एक उपाय है। चिंतामणि! आचार्य आर्यभट्ट की सुरक्षा का दायित्व हम पर है। आपको किसने अधिकार दिया जो आप ऐसी धृष्टता कर सकें? क्षमा करें सम्राट, परंतु उत्तेजना में कोई भी निर्णय ना। तो फिर विद्वत परिषद में पारित प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाए। बाहर खड़ी प्रजा इस प्रस्ताव के विरुद्ध है सम्राट, और सम्राट के विरुद्ध होने की भी आशंका है। आप दोनों की बातों से राजद्रोह की गंध आ रही है। इसका परिणाम जानते हैं आप? परिणाम किसी के लिए भी भयंकर हो सकते हैं सम्राट। महामात्य, राजद्रोह के आरोप में इनको कारागार में डाल दिया जाए। सम्राट, इतिहास साक्षी है कि जब भी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, शासन का अंत हुआ है। विनाशकाले विपरीत मुक्तिनादन। ये कार्यवाही केवल दो व्यक्तियों के विरुद्ध है, किसी जाति और धर्म के विरुद्ध नहीं। हमारा धर्म तो उदार है, बहुत कुछ पचा चुका है और बहुत कुछ पचाने की क्षमता रखता है। वो आपकी तरह से संकीर्ण हो ही नहीं सकता। ले जाओ इन्हें। सम्राट, प्रजा में फैली अव्यवस्था का ध्यान अवश्य रखें। सम्राट की जय हो। अकंपन, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों? सम्राट, मगध के सीमांत प्रदेश पर हूर सैनिक आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। महामात्य, हमारे सैनिकों को क्या हुआ? सैनिक तत्पर है सम्राट, राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई भी मूल्य देने को तत्पर। तो इस बार निर्णायक युद्ध हो। आपका आदेश योद्धाए। ठीक है,
युद्ध की तैयारी हो। सीमाओं की रक्षा के लिए मुझे भी जाने दिया जाए सम्राट। मुझे भी सम्राट। सम्राट मुझे भी। हम स्वयं जाएंगे, हमारे सैनिक समर्थ हैं, लेकिन प्रजा में फैली ये व्यवस्था और आक्रोश विचलित करने वाला है। क्षमा करें सम्राट, आप कूटनीति में निष्णात हैं। मेरे अभिमत में इस स्थिति में चिंतामणि और चूड़ामणि को मुक्त कर देना चाहिए, ताकि वो प्रजा को और भ्रमित कर सके। लेकिन कारागार में डाल दिए जाने का समाचार जनता को और भड़का सकता है सम्राट। नहीं आचार्य, नहीं, हमारी प्रजा राष्ट्र भक्त है। फिर भी मुझे आर्यभट्ट की सम्मति उचित लगती है सम्राट। ठीक है, दोनों आचार्यों को चेतावनी देकर मुक्त कर दो और गुप्तचरों से कहो कि उन पर कड़ी दृष्टि रखें। जी। और ये भी घोषणा कर दें, अभी आर्यभट्टीय का कार्यान्वयन स्थगित किया जाता है। आर्यभट्ट, आचार्य आर्यभट्ट, हम आपके सामने। ये आप क्या कर रहे हैं सम्राट? सम्राट नहीं, मित्र कहो। मैं आपकी प्रतिभा से आश्वस्त हूं और आगे भी आश्वस्त रहूंगा कि आपके अन्वेषण इस राष्ट्र का मस्तक उन्नत करेंगे। पर इस समय पहले आप पुणों से निपट। कहां मैंने सोचा था आपके लिए स्वर्णिम भविष्य, और कहां ये सब। अब केतकी को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये समय इस चर्चा का नहीं है सम्राट। नहीं, गुरुदेव, आपके वस्त्र रक्त से लथपथ हो चुके, मैं भी दूसरे वस्त्र लेकर आता। निशंकु जी गुरुदेव, लाडदेव का अकेले जाना सुरक्षित नहीं है, तुम भी जाओ उसके साथ। शीघ्र। जी। आर्यभट्ट, केतकी, तुम यहाँ कैसे? महामाते की कन्या का राजमहल में पहुंचना कठिन नहीं है। मुझे तो जैसे ही पता चला, मेरा जैसे पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया। उपचार की यहाँ पूरी व्यवस्था है, राजवैद्य आते ही होंगे। जानती हूँ, हे भगवान, घाव तो बहुत गहरा है। मन पर लगे घाव से ज्यादा गहरा नहीं है केतकी। बस बस। सुनती हो, खून पुनः आक्रमण के लिए तत्पर है। हाँ, इस युद्ध में मैं भी सम्मिलित होना चाहता हूँ। क्या? ऐसी अवस्था में? हाँ। और आर्यभट्ट, किसी भी नए अवधारणाओं को स्वीकार करने में लोग कुछ समय लेते हैं। और तुम? मुझे तो अभी पुनः देशाटन करना है, बहुत कुछ देखना है।
और अन्वेषण? हाँ, यही मेरी नियति। सम्राट संभवतः इधर ही आ रहे हैं। तुम जाओ केतकी, जीवित रहा तो मिलेंगे। नहीं, ऐसी अशुभ बात मत कहो। तुम अवश्य आओगे। मैं गंगा के घाट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। हम अवश्य मिलेंगे आर्यभट्ट, अवश्य। साम्राज्य के सैनिकों और प्रजा के सहयोग से एक बार फिर हुनों को पराजित कर दिया गया। सम्राट बुद्धगुप्त की जय। सम्राट बुद्धगुप्त की जय। इस युद्ध में पहली बार हमारे सैनिकों के साथ साथ हमारे मनीषी भी लड़े। आचार्य चूड़ामणि और आचार्य चिंतामणि ने भी अपने सारे विरोधों के बाद भी राष्ट्र की रक्षा की लड़ाई में अमूल्य योगदान दिया। आचार्य आर्यभट्ट वे भी इस पूरे युद्ध में हमारे साथ रहे। अमात्य देव वर्मा,
कुमार अमात्य कीर्तिपाल मातृभूमि की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए। सम्राट की जय हो। आचार्य चिंतामणि और आचार्य चूड़ामणि आपसे मिलना चाहते हैं। दोनों आचार्यों को सम्मान पूर्वक सभा में ले आओ। सम्राट बुद्धगुप्त की जय हो। आइए आइए। सम्राट की जय हो। सम्राट हूरों पर विजय के लिए हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। सम्राट बुद्धगुप्त अमर रहें। आइए चिंतामणि जी विराजिए। चूड़ामणि जी आप भी विराजिए। आचार्य चिंतामणि, आचार्य चूड़ामणि, हम आपके सहयोग से आश्वस्त हुए। आचार्य आर्यभट्ट का भी एक ऋण इस गुप्त साम्राज्य पर है। आज इस अवसर पर हम उस ऋण से भी मुक्त होना चाहते हैं। महामात्य, अब हम आर्यभट्टीय को प्रचारित करने का आदेश देते हैं। जो आज्ञा सम्राट। सम्राट, ये शासन की व्यवस्था के अनुकूल ना होगा। आचार्य, शासन की व्यवस्थाएं आप हमें बताएंगे। राष्ट्र पर आज संकट में जिस तरह से आपने सहयोग किया, उसे हमें लगा कि आपके हृदय में परिवर्तन हो चुका है। सम्राट, वो राष्ट्र का प्रश्न था, उसमें कोई मतभेद नहीं, लेकिन यह प्रश्न धर्म का है। फिर धर्म का अनर्गल प्रलाप। अनर्गल प्रलाप नहीं है सम्राट, ये हमारी मान्यताएं हैं। मान्यताएं नहीं, ये आपका पौरोहित्य बोल रहा है, आपके क्षुद्र स्वार्थ। क्षमा करें सम्राट, जिस तरह से हम राष्ट्र की रक्षा में सन्नद्ध हुए थे, उसी तरह से धर्म की रक्षा में भी होंगे। ये आप दोनों का भ्रम है। आर्यभट्टीय को प्रचारित करने से लोगों को नया ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का ये नया आलोक नए जीवन मूल्य देगा। नया आविष्कार लोगों की जीवन शैली बदल देगा। आचार्य, आर्यभट्टीय ने ब्राह्मणों को नहीं, उनके पौरोहित्य को चुनौती दी है। क्षण भर के लिए आपका तर्क स्वीकार भी कर लिया जाए तो बताइए, राष्ट्र बड़ा है या आप जिसे धर्म कहते हैं वो? धर्म के बिना राष्ट्र निर्जीव है सम्राट। और राष्ट्र ना हो तो धर्म की चूलें कहां टिकेंगी? कहां मिलेगा उसे पोषण? धर्म को स्थिर जीवन नहीं आचार्य। धर्म का मान, उसका स्वरूप परिवर्तनगामी होता है और परिवर्तनशील भी। ठहरा हुआ जल सड़ांग पैदा करता है। अब धर्म की परिवर्तनशीलता के नाम पर हमारे भट्ट को धर्म पर चोट नहीं करने देंगे। और अब जब राष्ट्र स्थिर है तो हम फिर से अपनी मांग दोहराते हैं कि आचार्य आर्यभट्ट को इस देश से निर्वासित कर दिया जाए। आचार्य, आप हमें कठोर निर्णय लेने के लिए विवश कर रहे हैं। महामात्य, राजद्रोह के आरोप में एक बार फिर से इनको कारागार में डाल दिया जाए। सम्राट, सम्राट, यह अन्याय है सम्राट, यह अन्याय है, यह अत्याचार है, यह ब्राह्मणों पर ले जाओ इन्हें। सम्राट, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। क्या हुआ लाडले? क्या हुआ आचार्य? क्या आचार्य चले गए? कहां? पता नहीं। पत्र? क्या लिखा इसमें? पढ़ो। ये नाट्य एवं निशंक। जो भी हो सकता था मैंने किया। संभवतः अब कोई और रहस्य मुझे अपनी ओर बुला रहा। जय घोष या विरोध के स्वर मेरे लिए दोनों ही एक समान। मुझे वास्तव में हर्ष होता है जब मैं अन्वेषण के पथ पर कोई छोटा सा सूत्र, कोई छोटी सी उपलब्धि प्राप्त कर लेता हूं। मैं तो अन्वेषक हूं जो सत्य के सामने मिथ्या ज्ञान, मिथ्याभिमान को स्वीकार नहीं करता। अन्वेषक जिसकी राहें दुर्गम और लंबी होती है। अन्वेषक चरे व्यती करता हुआ निरंतर चलता रहता है ज्ञान की ओर। मैं तो अन्वेषक हूं, केवल अन्वेषक। धुंधला हुआ चमकीला इतिहास
आनंद। उनसे निवेदन है कि वे अभी सभी कलाकारों का परिचय दें। गुलशन बत्रा, इस नाटक के लेखक प्रताप सहगल जी, साहित्य कला परिषद और उसके सचिव श्री शेखर वैष्णवी। नाम बहुत करते हैं लेकिन सामने आने में शर्माते हैं। तो थैंक यू फॉर यू, और संगीत नाटक अकादमी का भी धन्यवाद। परिषद रंगमंडल की प्रस्तुति अन्वेषक।